नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ हम सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो कि ऑल वनडे एग्जाम विशेष टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ऑल टेट चाहे यूपी टेट हो या सी टेट, बिहार टेट के लिए, एस टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ, इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन फैक्ट देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। यह ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। इसमें 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यह एटीपी के रूप में एनर्जी पैदा करती है। एटीपी कोशिका यानी सेल की ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। टर्म को याद रखेंगे। एक ग्लूकोज अणु यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग 30 से 32 एटीपी अणु बनते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक 2 तरह का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शामिल है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पायरुवेट में तोड़ा जाता है ग्लूकोज को। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंत में 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH अणु भी बनते हैं। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है यदि ऑक्सीजन मौजूद हो। पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होती है। क्रेब्स साइकिल में FADH2 और NADH बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अधिकांश एटीपी का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक बाई प्रोडक्ट है। वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक बाई प्रोडक्ट है। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। पौधों में भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। पौधों में यह फोटोसिंथेसिस के विपरीत होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के बिना जीवन संभव नहीं। यह बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करता है। यह मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नर्व इम्पल्सेस के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सेलुलर प्रोसेस से, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का
शक्ति देता है, वो शक्ति देता है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जानवरों की मांसपेशियों में होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है। फर्मेंटेशन में कम एटीपी बनता है। ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस में कम एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक है। यहाँ देखेंगे ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीजन अपचयित होता है, रिड्यूस्ड होता है। एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन को नियंत्रित करते हैं। ये एंजाइम्स तापमान और पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला देखेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिक पाथवे बहुत जटिल है। कई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल होते हैं। फास्फोरिलेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें एडीपी में एक फास्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है। अगला देखेंगे, एटीपी सिंथेसिस एटीपी बनाने वाला एंजाइम है। यह प्रोटॉन ग्रेडियंट का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है लेकिन फैक्ट है, आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि वे अधिकांश एटीपी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश एटीपी उत्पन्न होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हीट भी उत्पन्न होती है। यह एंडोथर्मिक नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ जीव कीमोसिंथेसिस द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकांश जीव सेलुलर रेस्पिरेशन पर निर्भर करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी महत्वपूर्ण है। डायबिटीज जैसे बीमारियां सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रभावित कर सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज सेलुलर रेस्पिरेशन में खराबी के कारण होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जटिल होता है। इसमें फीडबैक इनहिबिशन शामिल है। एटीपी का उच्च स्तर रेस्पिरेशन को धीमा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन रिलेटिव हैं, ध्यान से देंगे। एटीपी का उच्च स्तर रेस्पिरेशन को धीमा कर सकता है और एडीपी का उच्च स्तर रेस्पिरेशन को तेज करता है। यानी एटीपी का उच्च स्तर रेस्पिरेशन को धीमा करता है और एडीपी का उच्च स्तर रेस्पिरेशन को तेज कर सकता है। अगला देखेंगे फैक्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का वहन करते हैं। NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूटते हैं ऊर्जा बनाने के लिए। अगला देखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट फर्मेंटेशन से गुजरता है। एनारोबिक वातावरण में एटीपी का उत्पादन को जारी रखने में अनुमति देता है। हालांकि बहुत कम एटीपी बनता है। इस प्रोसेस में एटीपी का निर्माण कम होता है। यह प्रक्रिया पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में समान है। अगला देखेंगे, कुछ सूक्ष्म जीव केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उन्हें ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें ऑब्लिगेट एनारोब्स कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। यह ऊर्जा एनर्जी के साथ मतलब देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के बिना सेल मर जाएंगे। यह जीवन के लिए मौलिक प्रक्रिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक मौलिक प्रक्रिया है जिसके बिना सेल्स का जीवित रहना असंभव है।
एटीपी का हाइड्रोलिसिस ऊर्जा जारी करता है जो सेलुलर गतिविधियों सेलुलर एक्टिविटीज को शक्ति देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में भूमिका निभाता है, यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है, दिन और रात हर समय चलती रहती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का अध्ययन ड्रग डेवलपमेंट में मदद करता है, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन की दक्षता इफिशियंसी लगभग 40% है। श्वसन विखंडनात्मक प्रक्रिया कैटाबॉलिक प्रकार का जैविक क्रिया। ग्लूकोज एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए 6O2 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है, यानी ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए 6O2 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण से लगभग 48 से 36 ATP बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला देखेंगे, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु किस प्रकार बनते हैं, ये प्रश्न है, जिसका आंसर है कि 2 ATP अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इनके भीतर बनते हैं। श्वसन सबस्ट्रेट क्या है? श्वसन सबस्ट्रेट वे पदार्थ हैं जो श्वसन क्रिया में, यहाँ श्वसन होगा, श्वसन क्रिया में ईंधन की तरह प्रयोग होते हैं। यानी श्वसन सबस्ट्रेट क्या है? श्वसन सबस्ट्रेट वे पदार्थ हैं जो श्वसन क्रिया में ईंधन की तरह प्रयोग होते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन होते हैं। वह श्वसन जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तथा जिसमें जीवद्रव्य प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं, उसे जीवद्रव्य श्वसन यानी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ईएमपी पथ क्या है? ईएमपी पथ क्या है? ये ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहते हैं, क्योंकि उसकी खोज सर्वप्रथम एम्बेडेन, मेयरहाफ एवं पार्सन जर्मनी के ने की थी। इनके नाम पर ईएमपी पाथवे यानी ईएमपी पथ उसका नाम पड़ा। क्वेश्चन है, क्या ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? तो आंसर इसका नहीं, यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंसर है कोशिका द्रव्य में। क्रेब्स चक्र को अन्य किन संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है, यानी क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी TCA, शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल व साइट्रिक अम्ल चक्र। ATP होता है उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट युक्त अणु। ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बनते हैं? आंसर होगा आपका 2, यानी ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बनते हैं? 2। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रत्येक NAD2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के निकलकर ऑक्सीजन तक पहुंचने के क्रम में 3 ATP अणुओं का संश्लेषण होता है। इन स्थानों पर मुक्त हुई ऊर्जा ADP प्लस PI ATP क्रिया द्वारा ATP में पहुंचती है। प्रत्येक ATP के अणु बनने में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा संचय होती है। यह क्रिया फास्फोरीकरण यानी फास्फोरिलेशन कहलाती है, क्योंकि यह क्रिया श्वसन घटना में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किण्वन अर्थात अनाक्षीय श्वसन की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने ईस्ट में की थी, यानी फर्मेंटेशन की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने ईस्ट में की थी। NAD में विटामिन होता है। NAD में विटामिन B होता है।
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच एसिटिल कोएंजाइम ए कनेक्टिंग लिंक है। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण ऑक्सिक डिकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है। ऊर्जा उपापचय में फास्फोरस तत्व का योगदान अति आवश्यक है। मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान 0 होता है। श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट में 1 होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश श्वसन C3 पादपों का विशेष गुण होता है। एटीपी पदार्थ ऊर्जा की मुद्रा है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। वायु श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट फैक्ट और लास्ट है इस सेशन का, अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है, यानी अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार सेलुलर रेस्पिरेशन से जुड़े ये 100 फैक्ट थे, आप इसको देखें। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए रिलायबल नॉलेज को आप लोग सब्सक्राइब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।